हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछले लेक्चर में हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विवेक पांडे। आज हम अपने नए लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य से। मगध साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य आया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी और विष्णुगुप्त को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आइए जानें आगे के इतिहास के बारे में। मौर्य साम्राज्य का उदय कैसा हुआ, मौर्य काल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन की विशेषताएं क्या थी, मौर्यकालीन कला, संस्कृति और साहित्य की विशेषताएं क्या थी, ये हमें इस लेक्चर से पता चलेगा। पिछले पार्ट में आपने जनपद, महाजनपद, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा है। आप यह भी जानते हैं कि नंद राजाओं के समय सिकंदर ने कई देशों को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तृत किया। जब घनानंद साम्राज्य पर मगध में स्थापित था, तब मगध पर नंद वंश के शासक महापद्मनंद का शासन था। नंद राजा के पास अपार संपत्ति थी और वह भारत का शक्तिशाली राज्य माना जाता था, परंतु नंद राजा बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए वह जनता में लोकप्रिय नहीं था। वह निरंकुश हो चुका था। राजा से सत्ता छीनने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य के सहयोग से नंद राजा को गद्दी से हटाने की योजना बनाई। सिकंदर के वापस लौट जाने के बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब की असंतुष्ट जातियों को संगठित कर यूनानियों को भारत से खदेड़कर पूरे पंजाब पर एकाधिकार कर लिया और नंद राजवंश का तख्ता पलटकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार में स्थित वर्तमान पटना थी। जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उसके राज्यों को साम्राज्य कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर द्वारा सिंधु और अफगानिस्तान क्षेत्र के नियुक्त प्रशासक सेल्यूकस को हराया और इस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त से पराजित होने के बाद जो सेल्यूकस था, उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र ने उस समय के समाज का वर्णन किया है। यदि प्री में प्रश्न आए इंडिका बुक किसने लिखी, तो मेगस्थनीज ने लिखी थी। यह चंद्रगुप्त का पुत्र था तथा अपने पिता द्वारा गद्दी पर बिठाया गया था, बिंदुसार। और बिंबिसार जो था वह मगध के जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गया था। बिंदुसार ने मैसूर तक अपने राज्य का विस्तार किया। कलिंग और सुदूर दक्षिण के राज्यों को उसने छोड़ दिया। सारे देश उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। दक्षिण में राज्यों से बिंदुसार की मित्रता थी, इस कारण उसने उन पर कभी हमले नहीं किए, परंतु कलिंग, जो कि वर्तमान उड़ीसा का एक छोटा भाग है, लोग मौर्य साम्राज्य के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मौर्यों ने उन पर आक्रमण किया। यह काम चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने किया। अशोक ने ही कलिंग पर आक्रमण किया। इसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। मौर्य सम्राट अशोक एवं उसका हृदय परिवर्तन। सम्राट अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। उसे अपने दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार से एक विशाल और सुव्यवस्थित साम्राज्य विस्तार में मिला था। अशोक ने कलिंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर हमला किया। यदि प्रश्न आए कि कलिंग पर अशोक ने कब हमला किया, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 100 बैठा था, लेकिन यहाँ लिखा है कि राज्य के 8वें वर्ष में उसका राज्याभिषेक हुआ। तो
का ऐसा माना जा सकता है कि उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। युद्ध में कलिंग की हार हुई। युद्ध में कलिंग के पुरुष जब मर गए तो स्त्रियों तक ने अशोक से युद्ध करा, परंतु दोनों ही सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। 1 लाख सैनिक मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। भीषण नरसंहार और जनता के कष्ट के दृश्य को देख अशोक का मन विचलित हो गया। युद्ध में अकारण मारे गए लोगों और घायल सैनिकों की पीड़ित स्त्रियों और बच्चों को देखकर भी उसे बहुत पीड़ा हुई। खून की नदियां बह गई थीं। उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने का प्रण किया। सम्राट अशोक ने अपने 30 साल के शासन में कलिंग के युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा। कलिंग के युद्ध के बाद 30 साल तक शासन करा अशोक ने, उसमें कभी युद्ध नहीं करा। हमेशा धम्म और शांति की शिक्षा उसने दी। उसने लोगों को शांतिपूर्वक रहने की शिक्षा दी। उसका विशाल साम्राज्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। इसके लिए आप अशोका नाम की मूवी है शाहरुख खान और करीना कपूर की, उस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। बहुत अच्छी फिल्म है हिस्ट्री के हिसाब से। अशोक ने इतने बड़े साम्राज्य पर शांतिपूर्वक और धर्म पर चलते हुए शासन किया। उसने लोगों को अनेक संदेश दिए जो आज भी चट्टानों, स्तंभों और शिलालेखों पर खुदे या देखे जा सकते हैं। ये शिलालेख पत्थरों तथा स्तंभों पर खुदवाकर ऐसे स्थानों पर लगवाए गए जहां लोग एकत्रित होकर उन्हें पढ़ें और शिक्षा ग्रहण करें। अशोक के शिलालेख 3 लिपियों में थे, एक ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी और तीसरा अरेमाइक। इनकी भाषा जो थी प्राकृत थी। ब्राह्मी लिपि भारत की थी तो भारत में इसमें लिखे गए, खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान में तथा अरेमाइक लिपि अफगानिस्तान क्षेत्र में प्रचलित थी। उसी तरीके से जो शिलालेख हैं वे भी इन्हीं लिपियों में लिखे गए। अतः शिलालेखों में आम जनता की भाषा व लिपि का प्रयोग किया गया ताकि वे अपने सम्राट के विचारों को समझे। अशोक का धर्म। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने युद्ध त्याग करके धम्म विजय का मार्ग अपनाया। धम्म एक शब्द था जिसका अर्थ होता था धर्म। बाद में अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। वह ऊंचे मानवीय आदर्शों में विश्वास करता था जिससे लोग सदाचारी बने और शांति से रहें। इन्हें उसने धम्म कहा। जो सदाचार का जीवन है उसे संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप धम्म है। धम्म को राजाओं के माध्यम से सभी प्रांतों में शिलालेखों के रूप में खुदवाया। अशोक चाहता था कि सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक रहें, छोटे बड़ों की आज्ञा माने, बच्चे माता पिता का कहना सुने, मालिक अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करे। वह मनुष्य और पशु दोनों की हत्या का विरोधी था। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि पर रोक लगा दी। अशोक चाहता था कि लोग मांस न खाएं, इसलिए उसने खुद के रसोई घर में प्रतिदिन पकाए जाने वाले हिरण और मोर के मांस पर रोक लगा दी। मतलब उसके खुद के किचन में हिरण और मोर के मांस को खाया जाता था। अशोक का अशोक के समय अशोक के बारे में, क्योंकि पीएससी के पहले यूनिट में ही प्रारंभिक से लेकर 10वीं शताब्दी तक का इतिहास है, तो प्रशासन भी पूछ सकता है अशोक का प्रशासन कैसा था, उसके बारे में उल्लेख कीजिए। अशोक अपनी प्रजा की अपने बच्चों की तरह देखभाल करता था। उसने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, जैसे पुरों और नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अच्छी सड़कें बनवाई ताकि लोग यात्रा कर सकें। राहगीरों को तेज धूप से बचाने के लिए सड़क के दोनों किनारे वृक्ष लगाए। पानी के लिए कुएं, बावड़ी, बांध बनवाए। यात्रियों के रोकने के लिए अनेक धर्मशालाएं बनवाई। रोगियों के लिए चिकित्सालय खुलवाए और निःशुल्क औषधियों को देने की व्यवस्था करवाई।
पशुओं और पक्षियों के लिए अलग से चिकित्सा केंद्रों का प्रबंध किया। इन्हें पिंजरा पोल कहा जाता था। राजधानी पाटलिपुत्र में प्रशासन के प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष रहते थे। सम्राट को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद थी। साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का शासक एक राज्यपाल संभालता था, जो अधिकतर राजकुमार ही होते थे। प्रत्येक प्रांत को जिलों में बांट दिया गया था और जिलों को गांव में सम्मिलित किया गया था। राजाज्ञा के पालन व कानून व्यवस्था के लिए कई अधिकारी थे। कुछ अधिकारी कर वसूल कानून का पालन करवाने के लिए अधिकारी नियुक्ति करे, और नियुक्त जो अधिकारी थे उनका काम क्या था? वसूली करना, कर की वसूली करना और न्यायाधीश बनना, जो न्याय करें। गांव में अधिकारियों के दल होते थे जो पशुओं का लेखा जोखा रखते थे। कितने पशु हैं, कितने मृत हो गए, किसके पास कितने पशु हैं। नगरों की व्यवस्था को नगर परिषदें देखती थी। इन अधिकारियों के अलावा उसने धर्म महामात्य भी नियुक्त करे, जो धर्म की व्याख्या करते थे और घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे। उनकी समस्याएं सुनते थे, स्थानीय कामों की जांच पड़ताल करते थे और लोगों को धर्म के अनुसार आचरण करने और मेल जोल से रहने के लिए प्रेरित करते थे। पड़ोसी देशों से संबंध। सम्राट अशोक ने दूर दूर तक के राज्यों में अपने राजधर्मदूत भेजे और उनसे मित्रता की। उसने श्रीलंका में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटा और बेटी, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। श्रीलंका के राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इस तरीके से श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म में चला गया। इसी तरह उसने कई देशों के लिए उसने अपने दूत भेजे, जो कि दक्षिण एशियाई देश और पूर्वी एशियाई देशों तक में बौद्ध धर्म फैल गया, इसलिए बौद्ध धर्म इंटरनेशनल हो गया। बौद्ध मौर्यकालीन समाज। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, जो कि यूनानी भाषा में लिखी थी, इंडिका भाषा यूनानी भाषा में लिखी थी, ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक तो उसने था मेगास्थनीज यूनानी था, तो यूनानी भाषा में उसने बुक लिखी। इसमें उस समय के भारतीय समाज का वर्णन है, जैसे अधिकतर लोग खेती करते थे और लोग सुखपूर्वक गाँव में रहते थे। चरवाहे और गड़रिये भी गाँव में रहते थे। बुनकर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार और अन्य कारीगर नगरों में रहते थे। ये राजा के उपयोग की वस्तुएं तथा नागरिकों के लिए सामान बनाते थे। व्यापार उन्नति पर था और व्यापारी दूर दूर तक अपना माल बेचने जाया करते थे। ये लोग समुद्र होते हुए पश्चिमी देशों को जाते थे। बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते थे। सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था। समाज में ब्राह्मण, जैन और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान किया जाता था। तभी 3 धर्म ही थे, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। इस काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के चलते थे, यानी व्यापार की अच्छी प्रगति हुई। पर्दा प्रथा नहीं थी। जीवन सरल, सुखद और मितव्ययिता पूर्ण था, यानी सुखी सुख। अब MPPSC के हिसाब से इम्पोर्टेंट फैक्ट। मध्य प्रदेश में मौर्य काल के स्तूप सांची और मौर्य काल में ही बना है सांची का स्तूप और भरहूत का स्तूप। सतधारा और तैमूर ये गुना जिले में है। बरहट रीवा जिले में और उज्जैन आदि जगहों पर बने हैं। तो ये स्तूप बने हैं, ठीक है। अशोक का सांची स्तंभ, जिस पर 4 सिंह बने हैं, अब सांची के संग्रहालय में रखा है। तो 4 सिंह वाला स्तंभ कहाँ है? सांची में। अशोक के स्तंभ लेख सांची व बरहट से मिले हैं। बरहट है रीवा में। तथा शिलालेख दतिया के पास गुर्जरा गांव में मिला है। तो पूछा जाता है कि गुर्जरा अभिलेख शिलालेख कहाँ मिला है, तो बोलेंगे हम दतिया में। तथा भोपाल के पास पान गुराड़िया नचने की तलाई स्थान पर है। जबलपुर के निकट रूपनाथ स्थल से अशोक का लघु शिलालेख मिला है। तो रूपनाथ का लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? जबलपुर से। गुर्जरा अभिलेख कहाँ से मिला है? दतिया से।
ऐसे 3 फैक्ट आपके तो याद हो गए। सांची के बौद्ध स्मारक विश्व प्रसिद्ध है, इसे विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। उज्जैन में अशोक 11 वर्ष अवंती का गवर्नर रहा। इसी समय उसकी शादी हुई विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री से। उसके फिर पुत्र हुए महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जिसका जन्म उज्जैन में ही हुआ। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन 4 रहेंगे तो आपको उज्जैन टिक करना है। अब मेगास्थनीज के बारे में जानें। मेगास्थनीज यूनानी लेखक था। वह अवोशिया के क्षत्रप यानी शासक के साथ रहता था और वहाँ से वह सेल्यूकस द्वारा अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में पाटलिपुत्र भेजा गया था। सारी दुनिया ने भारत से अंक और दशमलव प्रणाली सीखी। अरबों ने भारत से सीखा और यूरोप वासियों को सिखाया। अरब का डायरेक्ट बिजनेस चलता था भारत से, तो भारत से उन्होंने सांस्कृतिक तो सीखा ही और अंक और दशमलव की प्रणाली भी सीखी, जो कि फिर यूरोप तक पहुंच गई। भारत से बौद्ध से यह धर्म कोरिया और जापान पहुंच गया। चीन में बौद्ध धर्म की महायान शाखा प्रचलित है। मौर्य कला। अशोक ने अपने संदेश चमकीली शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। स्तंभों के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। ये स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अशोक के सारनाथ स्तंभ की 4 सिंहों वाली आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। तो राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 1947 में। यह सिंह स्तंभ आज सारनाथ के संग्रहालय में रखा है। इस काल में कई स्तूप, स्तंभ और भिक्षुओं के रहने के लिए विहार और पर्वतों को काटकर गुफाएं बनाई गई थीं। मूर्तियों में यक्ष और यक्षिणी तथा पशुओं की मूर्तियां बनाई गई थी। मौर्य साम्राज्य का पतन। सम्राट अशोक और उसके पूर्वजों द्वारा स्थापित विशाल मौर्य साम्राज्य लगभग 100 वर्षों से कुछ अधिक समय तक चल रहा और अशोक की मृत्यु होने के पश्चात वह छिन्न भिन्न होने लगा। इतने विशाल साम्राज्य में दूर दूर तक संपर्क व अधिकारी उसकी तरह कुशल और योग्य नहीं थे। विशाल साम्राज्य के संचालन के लिए आवश्यक राशि भी कर के रूप में वसूल नहीं कर पा रहे थे। इतने अकुशल थे वे राजा जो अशोक के अधीन थे अब स्वतंत्र होने लगे। इस प्रकार साम्राज्य कमजोर होता चला गया और फूट का परिणाम यह हुआ, बैक्टीरिया देश के यूनानी शासक ने पश्चिम उत्तर भाग पर हमला कर दिया। उस भाग के राजा को किसी अन्य राजा ने सहायता नहीं दी, यानी सभी सम्मिलित रूप से नहीं रहे और वह पराजित हुआ। 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का वध कर मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश की स्थापना किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य अब कई भागों में टूटेगा। विदेशियों का भारत पर आक्रमण शुरू होगा और उसके बाद फिर जब सभी शासन छोटे छोटे समाप्त होंगे तो फिर गुप्त वंश का प्रभाव शुरू होगा। अभ्यास प्रश्न। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो कलिंग के युद्ध के बाद हुआ। अशोक की किस कलाकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया? सारनाथ का स्तंभ को। अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी और आर्माइक। धर्म महामात्य का क्या काम था? क्या काम करते थे? तो धर्म की प्रचार प्रसार करना। सम्राट को सलाह कौन देता था? सम्राट को सलाह मंत्री परिषद देती थी। साम्राज्य किसे कहते हैं? जब राज्य की सीमाएं बढ़ जाएं, जिसे साम्राज्य कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को किस धर्म में प्रचार के लिए भेजा?
तो महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ेगा। मौर्य साम्राज्य हो गए शासक कर्तव्य ग्रहण नहीं कर पाए और विशाल साम्राज्य को कंट्रोल में करना बहुत कठिन हो जाता है। सम्राट अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए रोड बनाई, वृक्ष लगाए, बांध बनाए और आगे आगे जो शरणास्थली हैं वो सब बनवाई और धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हम लिख सकते हैं इसमें। रिक्त स्थान, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी मगध थी। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था चाणक्य। चंद्रगुप्त के राज्य में यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज की पुस्तिका सही जोड़ी। मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका। बौद्ध स्तूप सांची और सत्तारा। गुर्जरा शिलालेख दतिया में है। 4 सिंह वाला स्तंभ सारनाथ। नोटों, डाक टिकटों पर अशोक चिन्ह को देखिए और लिखिए उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो आपके पास जो भी नोट हो देखिए उसमें। चलिए, थैंक यू दोस्तों। आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू दोस्तों।